देखिए आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या देखते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में। अगर बात करें अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए? 36 से 51 तक। कहां तक दिए गए भाई? 26 से 51 तक दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ और बात कर लेता हूं। अगर हमने लिया है तो लिया है किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो कहां से लिया है भाई हमने? आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए अगर मैं बात करूं कि इसका तात्पर्य क्या होता है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या तात्पर्य है इसका? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कल्याणकारी राज्य कैसे बने। देखिए कल्याणकारी राज्य बनने के लिए क्या हो? आजीविका के साधन राज्य उपलब्ध कराए, उसके बाद धन का समान वितरण, उसके बाद अवसर की समानता। कोई राज्य क्या दे? अवसर की समानता दे। आगे भेदभाव न करे। नेक्स्ट गांवों का विकास करे। गांवों का विकास। देखिए वन व पर्यावरण का संरक्षण करे। वन व पर्यावरण का संरक्षण। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या होता है? देखिए कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य होता है कि जीविका के साधन उपलब्ध कराए कोई राज्य, साधन धन का समान वितरण करे, अवसर की समानता दे, भेदभाव न करे, गांवों का विकास करे और वन में पर्यावरण की को संरक्षण दे, वन में पर्यावरण की रक्षा करे। कल्याणकारी राज्य होता है जो ये सब उपलब्ध कराता है। ठीक है। देखिए एक बात पूछी जाती है कि कल्याणकारी राज्य शब्द जो है वो संविधान में दिया गया है या उल्लेखित है या नहीं? तो संविधान में नहीं। क्या है? संविधान में नहीं है। ये कल्याणकारी राज्य जो शब्द है वो हमारे संविधान के अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या होता है? यह होता है कि गांवों का विकास करे, वन व पर्यावरण को संरक्षण दे, आजीविका के साधन उपलब्ध कराए, धन का समान वितरण करे, अवसर की समानता दे और भेदभाव न करे। यह हमारे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो कहां पर दिए गए राज्य के निर्देशित तत्व? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। और लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। आगे देखिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अब मैंने आपको ये बता दिया था अनुच्छेद 12 में। किसमें बता दिया था? अनुच्छेद 12 में मैंने बता दिया था कि जिसकी खुद की जनसंख्या हो, खुद का क्षेत्रफल हो, एक आधिकारिक क्षेत्रफल, उसके बाद उसकी खुद की सरकार हो, वो संप्रभु हो, अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण राज्य कहलाता है। तो ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 36 के अंदर भी। ठीक है। तो अनुच्छेद 36 और 12 में दोनों में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 की बात हम करते हैं। देखिए राज्य कोई भी कानून या नीति बनाता है तो उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा। ठीक है। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कोई भी राज्य है वो कानून या कोई भी नीति बनाता है
तो उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए बनाए गए हैं? उसकी जनता के लिए, ठीक है। और जनता मतलब कोई भी नीति या कोई भी कानून ऐसा हो जो जनता का कल्याण करे, जनता के लाभ के लिए हो, तो उसके लिए क्या होगा कि वह नियम सही होगा और वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये होता है राज्य की जनता का कल्याण करना, उसके लिए जीविका के साधन उपलब्ध कराना, ठीक है। या कोई भी नीति या कोई भी कानून होगा वो राज्य के लोगों का भला करने के लिए हो तो उसको क्या है, सही कानून माना जाएगा, ठीक है। तो राज्य कोई भी कानून या नीति बनाता है तो उससे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना होगा। अब देखिए अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में दिया गया है कि भारत की जनता को राज्य क्या कराएगा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा। न्याय उपलब्ध तो कौन कौन से न्याय उपलब्ध कराएगा? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा राज्य भारत की जनता को, ठीक है। यह दिया गया है अनुच्छेद 38 के तहत। आगे देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है कि उत्पादनों के साधनों पर सरकार या समाज का अधिकार। अब देखिए उत्पादन के साधन मैंने आपको बताया था कि 5 होते हैं। कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और उद्यम। क्या होता है? भूमि, पूंजी, साहस, श्रम और उद्यम, ठीक है। ये क्या होते हैं? 5 उत्पादन के साधन हैं जो दिए गए, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और उद्यम, ठीक है। अब देखिए इन पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा? सरकार का होगा या फिर समाज का होगा, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, साधनों के लिए, उत्पादन के साधनों के लिए, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं इसके कुछ भाग हैं, जैसे कि 39 कै। देखिए 39 कै में क्या कहा गया है? देख एक बात कही है कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। क्या कहा गया कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है और उस गरीब व्यक्ति को पर कोई मुकदमा चल गया, ठीक है, तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए एक सरकारी वकील होगा। क्या होगा? एक सरकारी वकील होगा, उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। किसमें कहा गया है? 39 कै में। आगे देखिए, आगे कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह किसमें कहा गया है? 39 कै, ठीक है। गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे देखिए 39 बी। अगर हम बात करें किसके बारे में? 39 बी के बारे में, ठीक है। 39 ए, 39 बी। देखिए 39 बी क्या कहती है? 39 बी कहती है कि सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक धन पर नियंत्रण
लाभ के लिए हो। देखिए जो सार्वजनिक धन है उस पर नियंत्रण लाभ के लिए होना चाहिए, यह कहता है हमारा 39 बी। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए एक मंदिर है, उसको उसे सुरक्षित रखने का, संरक्षण देने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को उसमें जाने नहीं देगा, क्योंकि वो एक सार्वजनिक संपत्ति है, वो एक सार्वजनिक धन है, ठीक है। उसके लिए कोई भी उसे मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो लोगों के लाभ के लिए ही है, ठीक है, हर व्यक्ति के लाभ के लिए ही है। तो सार्वजनिक धन पर नियंत्रण लाभ के लिए होना चाहिए, जो हर व्यक्ति का उसमें लाभ होने की नुकसान, ठीक है। आगे बात करते हैं 39 सी के बारे में। देखिए 39 सी में क्या दिया गया है कि धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। देखिए धन का समान वितरण, मान लीजिए धन का समान वितरण मतलब ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए आपको मजदूरी तो मिल रही है, या आपकी सैलरी जो है 10,000 रुपए है, और आपने इकट्ठा कर लिया है 10 लाख रुपया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आपकी सैलरी तो इतनी कम है, आपने ये पैसे कैसे इकट्ठे किए, आपने धन का अर्जन कैसे किया, मतलब धन को इकट्ठा कैसे किया। क्योंकि धन का समान वितरण मतलब कि जिसको किसी को भी, मतलब ऐसे मान लीजिए दूसरा तो व्यक्ति गरीब है और आपने बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता, आप पर कार्रवाई हो सकती है कि आप पर इतना धन कैसे आया। तो इसीलिए मतलब धन का समान वितरण है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको भी धन मिलना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी जीविका चलाने के लिए भी धन की जरूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए धन का समान वितरण दिया गया है 39 सी के अंतर्गत। आगे देखिए अनुच्छेद 40, आगे देखते हैं अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन दिया गया है अनुच्छेद 40 के अंदर, मतलब कि स्थानीय स्वयं शासन की व्यवस्था। क्या दी गई है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, जिसको कहा जाता है पंचायत, ठीक है। पंचायतों का गठन किया गया है किसके अनुसार? अनुच्छेद 40 के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, रोजगार, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या अधिकार? कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, रोजगार, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है नागरिकों को, ठीक है। अब देखिए काम रोजगार जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है। शिक्षा भी जरूरी है शिक्षित होने के लिए, ठीक है। वैसे ही लोक सहायता भी आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। तो अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, रोजगार और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी कार्यस्थल पर जा रहा है तो उसके साथ न्याय संगत व्यवस्था की जाएगी। तो कार्यस्थल पर न्याय संगत व्यवस्था। और नंबर 2 बिंदु दिया है इसमें, नंबर 1 की इसमें दिया गया है गर्भावस्था के दौरान अवकाश। कार्यस्थल पर आपके साथ न्याय संगत व्यवस्था होगी, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कार्यस्थल पर हो रहे आपके साथ न्याय संगत व्यवस्था या न्याय संगत व्यवहार किया जाएगा आपके साथ, यह कहा गया है अनुच्छेद 42 में। और गर्भावस्था के दौरान यदि कोई महिला या कोई भी स्त्री अगर गर्भवती है तो वह उस दौरान अवकाश ले सकती है, ठीक है। यह उसको अधिकार है अनुच्छेद 42 के तहत। आगे देखिए अनुच्छेद 43।
अनुच्छेद 43 कहता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, काम कर रहा है, उसको जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। देखिए अनुच्छेद 43 कहता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। अब देखिए न्यूनतम मजदूरी का मतलब ये नहीं कि उसको बहुत ही नाममात्र मजदूरी दी जाएगी जिससे कि उसका जीवन चले, ये नहीं। देखिए ये है कि उसको जीवन निर्वाह हेतु जितने धन की आवश्यकता है न्यूनतम वह आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कहा कि भाई न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए है, तो आपको फिर आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को बुलाया और आपने कहा कि मैं इस कार्य के आपको 150 रुपए दूंगा, आपको पूरे दिन की मजदूरी में आपको 150 रुपए दूंगा, और सरकार ने उसका निर्धारण किया है पूरे दिन की मजदूरी का 200 रुपए। तो आप उसको अगर उस समय 150 रुपए देंगे तो वो आप उसको 150 रुपए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि न्यूनतम मजदूरी है 200, तो आप उसको 200 से ज्यादा भले दे दीजिए, आप 250 दे दीजिए, मगर जो सरकार ने उसकी न्यूनतम मजदूरी रखी है उससे आप कम नहीं दे सकते, क्योंकि उसको जीवन निर्वाह अपने जीवन जीने के लिए 200 रुपए की आवश्यकता है। तो आप उसको 150 नहीं दे सकते। आप चाहे तो उसको 250 दे, 500 दे, आप बढ़कर के दे सकते हैं, चाहे आप उसको 200 दे। आप उसको मिनिमम 200 रुपए अगर सरकार ने मजदूरी रखी है तो आपको 200 रुपए देने ही होंगे, ठीक है, उससे कम आप उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44 में दिया गया है एकल सिविल संहिता। इसका तात्पर्य होता है कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को, सभी धर्मों के व्यक्तियों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी संबंधी कानून की व्यवस्था समान है, ठीक है। देखिए एकल सिविल संहिता कहती है कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, उत्तराधिकारी संबंधी कानून की व्यवस्था समान है। सभी के लिए जो कानून की व्यवस्था है वो समान की गई है, चाहे वो विवाह संबंधी हो, तलाक संबंधी हो, उत्तराधिकारी संबंधी हो, ठीक है। वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 45 में, और यह कहता है अनुच्छेद 45 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? मतलब कि शिक्षा के जो साधन है उनको उपलब्ध कराएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देगा, अनिवार्य देगा, ठीक है। यह कहा गया है अनुच्छेद 45 में कि यह राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना, यह उनका शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 45 के तहत। देखिए अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि एससी
एसटी, एससी, ओबीसी तथा किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को राज्य शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, देखिए कहा गया है अनुच्छेद 46 के तहत कि एसटी, एससी, ओबीसी तथा किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को राज्य शैक्षणिक सहायता, कमजोर वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कमजोर वर्गों के एससी, एसटी, ओबीसी तथा किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को राज्य शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 46 के तहत। आगे देखिए अनुच्छेद 47। देखिए अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य जीवन स्तर को उच्च बनाएगा। ठीक है, राज्य जीवन स्तर को उच्च बनाएगा, यह राज्य का कर्तव्य है। अब देखिए वह उच्च कैसे बना सकता है। अब देखिए उच्च बना सकता है जैसे कि मान लीजिए आपने यहां जैसे कि धूम्रपान, सुल्फा, गांजा, अफीम, बादी जैसे दारू वगैरह जो होती है, शराब वगैरह, इन सभी को बंद करवा करके, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति हैं या कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं वो अपना जो पैसा है वो फिजूल खर्च में बर्बाद ना करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी जगह उसको खर्च करें, जैसे कि शराब ना पिए, धूम्रपान न करें। ठीक है, ये अफीम, गांजा वगैरह ये ना पिए। ठीक है, उसको अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए ही पैसे खर्च करे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिससे कि वह इन कार्यों को छोड़े और अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए अच्छे कार्य करे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकता है राज्य, अपने जो राज्य के व्यक्ति हैं उनके जीवन को उच्च बना सकता है। ठीक है, आगे देखिए उनके जीवन स्तर को उच्च बना सकता है। देखिए आगे 48 में दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या दिया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 48 के तहत, मतलब कि कृषि व पशुपालन करने की एक साथ व्यवस्था। ठीक है, कृषि और पशुपालन जब एक साथ किया जाता है तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, यह कहा गया है अनुच्छेद 48 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को सुरक्षित रखना, यह भी हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को सुरक्षित रखना यह हमारा कर्तव्य है। किसके अनुसार? ये राज्य का कर्तव्य है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो या जिससे कि वो जो राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की चीजें हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, राज्य का करे, उसको उसकी देखरेख करे, उसको संरक्षण प्रदान करे, यह भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमारी चीजों को सुरक्षित रखा जाए, उनको क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका
का पृथक्करण क्या कहता है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है अनुच्छेद 50 से। मतलब कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, यह कहा गया है अनुच्छेद 50 के तहत। देखिए आगे अनुच्छेद 51 में दिया गया है विदेश नीति। वैदेशिक नीतियां, विदेश नीतियां जो दी गई है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 51 के